नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आमतौर पर ब्लाइंड मर्डर के केसेस को सॉल्व करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और चुनौती इसलिए बड़ी होती है क्योंकि मरने वाले शख्स की पहचान शुरुआत में पुलिस को पता नहीं होती। पुलिस को ये समझ में नहीं आता कि ये लाश किसकी है, मरने वाला कौन है। तो जाहिर सी बात है, जब पहचान ही पता नहीं होगी तो उसके दोस्त और दुश्मनों का भी पता नहीं चलेगा। ऐसे में तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो कैसे। और इसीलिए ब्लाइंड मर्डर केसेस सॉल्व करना एक बड़ा चैलेंज माना जाता है। आज मैं जिस मर्डर केस के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं वो ब्लाइंड तो है ही, हेडलेस भी है। यानी कत्ल का एक ऐसा मामला जिसमें मरने वाले का सर ही गायब था। आमतौर पर किसी भी इंसान की पहचान उसके चेहरे से होती है, उसके बालों से, उसके आँखों से, लेकिन अगर किसी आदमी के धड़ से उसका सिर ही गायब हो तो फिर उसकी पहचान कैसे हो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस, लेकिन मुंबई पुलिस ने इस मामले को उतनी ही फुर्ती से और उतनी ही जल्दी सॉल्व भी कर लिया। कैसे कड़ी दर कड़ी जोड़कर पुलिस ने ये केस सॉल्व किया, आज मैं अपने इस प्रोग्राम में, अपने इस एपिसोड में आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। घटना इसी महीने की है और तारीख है 2 जून 2023, 2 जून 2023। मुंबई के पास ठाणे है और ठाणे के पास एक उत्तान बीच है जो समंदर का किनारा है, यानी आप इसे क्रीक भी कहते हैं लोग। तो इसी उत्तान सी बीच पर कुछ मछुआरों की नज़र 2 जून की सुबह तकरीबन 8 बजे एक नीले रंग के सूटकेस पर पड़ती है। अब ये अपने आप में एक अजीब बात है कि समंदर के किनारे पानी में कोई सूटकेस पड़ा हुआ हो। आमतौर पर तो ऐसा तभी हो सकता है जब कोई बोट कैप्साइज कर जाए, कोई बोट डूब जाए और लोगों के बिलोंगिंग्स बहकर किनारे पर चले आएं। लेकिन यहाँ इस तरह का कोई मामला नहीं था। दूर दूर तक बोट वगैरह का कोई नामो निशान नहीं था। हाँ, मछुआरे ज़रूर थे, आते जाते थे, काम करते थे, लेकिन एक सूटकेस का पड़ा होना अपने आप में एक अनयूजुअल सी बात थी। तो ऐसे में जब मछुआरों ने इस सूटकेस को देखा तो उन्होंने फिर पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म करने का फैसला किया। पुलिस को इन्फॉर्म करने से पहले उन्होंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और उत्सुकतावश जो है उस सूटकेस को खोला और खोलते ही वो ठिठक गए, क्योंकि सूटकेस के अंदर एक डेड बॉडी पैक थी, रखी हुई थी। और डेड बॉडी भी ऐसी वैसी नहीं, हेडलेस डेड बॉडी, सिर कटी लाश। लेकिन टोर्सो को यानी धड़ को देखने से ये साफ था कि ये लाश जो है किसी महिला की है, किसी लड़की की है। फौरन पुलिस को इसके बारे में बताया गया। उत्तान सागरी पुलिस, जो लोकल पुलिस स्टेशन है उसका नाम है उत्तान सागरी पुलिस स्टेशन, वहाँ की पुलिस मौके पर पहुँची और पुलिस ने आकर उस डेड बॉडी को रिकवर कर लिया। रिकवर करने के साथ ही पुलिस ने मछुआरों से पूछताछ की। मछुआरों ने कहा कि हमने तो अभी देखा है, हमें पता नहीं कि ये कौन फेंक गया, कब फेंक गया, लड़की कौन है, हम भी नहीं पहचानते। आसपास के लोगों से पूछा, कोई भी उस लड़की को पहचानने की बात नहीं कह रहा था, यानी सारे लोग मना कर रहे थे। अब पुलिस ने मौका वारदात के मुआयने के साथ उस सूटकेस को भी बहुत बारीकी से चेक किया कि कोई पेपर, कोई आई कार्ड, कोई ऐसी चीज़ मिले जिससे मरने वाली लड़की की पहचान हो। लेकिन कातिल जो है वो बहुत शातिर था। उसने सिर तो खैर गायब कर ही दिया था, सूटकेस में लाश के साथ कोई भी ऐसी बिलोंगिंग नहीं थी जिससे उसकी पहचान हो पाती। कंप्लीट ब्लाइंड मर्डर का मामला। पुलिस ने अब एक तो सिर की तलाश करने का फैसला किया और दूसरा ये भी कोशिश शुरू की कि किसी तरह से उस महिला की पहचान हो जाए जिसकी हत्या हुई है। कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल रहा था, लेकिन इसी बीच पुलिस ने जब डेड बॉडी को फिर से देखा और ये सोचा कि इस मामले को कैसे क्रैक किया जाए, तो पुलिस की नज़र उस महिला की बांह पर बने एक टैटू पर गई। जी, एक टैटू जिसमें भगवान शंकर का त्रिशूल और एक डमरू और हिंदुओं का जो प्रतीक चिन्ह है, जो बहुत ही कोवेटेड और पवित्र शब्द है, वो है ओम, वो उस टैटू में बना हुआ था। अब जब पुलिस ने ये चीज़ देखी तो पुलिस को लगा कि ठीक है, इस टैटू के ज़रिए इस महिला की पहचान पता करने की कोशिश की जा सकती है। और पुलिस ने फिर उसी टैटू के ज़रिए जो है इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया। और जहाँ पर ये लाश मिली थी उस जगह के अलग अलग पुलिस स्टेशन के कई अफसरों की एक टीम बनाई गई जिसको इस मामले की तफ्तीश की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस टीम को आप ये कह सकते हैं कि मीरा भाईंदर वसई विरार की जो पुलिस है उसके चुनिंदा अफसरों की टीम बनाई गई।
और इस टीम में हर एक आदमी को अलग अलग काम सौंपा गया और अलग अलग एरिया जो है वो मार्क करके बताया गया कि इस इलाके में जाकर आप टैटू आर्टिस्ट लोगों से बातचीत करो, टैटू जो लोग बनाते हैं उन दुकानों में जाकर पूछताछ करो। इसी क्रम में पुलिस की टीम ने चंद घंटों के अंदर तकरीबन 40 टैटू आर्टिस्ट से कांटेक्ट किया जो उस लोकेलिटी में काम करते थे, जिनकी उस जगह पर अपनी अपनी दुकानें थी। इन 40 लोगों को पुलिस ने उस डेड बॉडी में की बाह पर जो वो टैटू बना हुआ था उसकी तस्वीरें खींचकर दिखाई और सबसे पूछा कि क्या ये टैटू कभी आपने बनाया। अच्छा, ये एक बहुत ही कॉमन सा टैटू है, भोले शंकर का त्रिशूल, डमरू और ओम लिखा हुआ। तो बहुत सारे टैटू आर्टिस्ट जो है कंफ्यूज्ड भी हो गए, लेकिन एक टैटू आर्टिस्ट इन्हीं 40 आर्टिस्ट्स में से ऐसा था जिसने अपने काम को देखकर एक बार में ही रिकॉग्नाइज कर लिया और पहचान लिया कि हाँ, ये टैटू तो मैंने ही बनाया था। अब पुलिस को एक सुराग, एक क्लू इस मामले में नज़र आने लगा था और पुलिस को लगा कि अब उसकी जांच जो है सही दिशा में आगे बढ़ सकती है। पुलिस ने उस टैटू आर्टिस्ट से पूछा कि अगर तुमने बनाया था तो बताओ ये महिला कौन है, कहाँ की रहने वाली है। टैटू आर्टिस्ट ने अपने दिमाग पर जोर डाला, कुछ बिल विल चेक किया और बिल विल चेक करने के बाद उसने पहचान लिया। उसने कहा कि ये महिला जो है, ये इसका नाम है अंजलि सिंह और ये जो है पास में ही रहने वाली है जिस जगह का नाम है नया गांव। तो नया गांव के रहने वाले अंजलि सिंह की अब पहचान हो गई थी और यह भी पता चल गया कि अंजलि सिंह की उम्र यही करीब 22-23 साल की होगी। लेकिन अब इस बात को कंफर्म करना था, अब यह देखना था कि वाकई ये अंजलि सिंह की ही लाश है या नहीं, क्योंकि ऐसे टैटू बहुत बनाए जाते हैं। पुलिस नया गांव में अंजलि सिंह के घर पहुंची और आपको जानकर हैरानी होगी कि घर में ताला लटक रहा था। ऐसा आमतौर पर तभी होता है जब वाकई उस परिवार से या उस घर से इस घटना का कोई ना कोई कनेक्शन हो, क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर हत्या हुई है तो जो भी मारने वाला आदमी होगा या तो वो घर छोड़कर कहीं गया होगा, पुलिस के पास गया होगा, तो तब तो पुलिस को, माफ़ कीजिएगा, मतलब जो घर वाले होंगे वो पुलिस के पास गए होंगे, फिर तो पुलिस को पता ही होता। लेकिन इस मामले में चूंकि घर के किसी आदमी ने शिकायत नहीं की थी तो बहुत ज़्यादा चांस इस बात का ही था कि शायद घर के लोग ही इन्वॉल्व हों। ऐसे में जब पुलिस अंजलि सिंह के घर पहुंची और पुलिस ने देखा कि घर में ताला लटक रहा है तो पुलिस का शक जो है एक तरह से यकीन में बदल गया कि हो ना हो जो लाश उन्होंने बरामद की थी वो अंजलि सिंह की ही है। पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की, उस बात की तस्दीक की कि क्या यहाँ अंजलि सिंह रहती थी, क्या उसके हाथ में कोई टैटू बना हुआ था। लोगों ने कहा कि हाँ, बना हुआ था और वाकई यहाँ एक महिला रहती थी। फिर परिवार के बारे में पूछताछ किया तो पता चला कि उसका पति, जिसका नाम है मिंटू सिंह, वो भी यहाँ अंजलि सिंह के साथ रहता था और मिंटू सिंह मुंबई में ही एक सिक्योरिटी एजेंसी के साथ काम करता है। लेकिन मिंटू सिंह का फिलहाल कोई अता पता नहीं था। अब पुलिस जो है वो मिंटू सिंह से पूछताछ करना चाहती थी ताकि ये पता चल सके कि उसकी पत्नी की मौत कैसे हुई, किसने उसकी हत्या की। शक तो यही था कि मिंटू सिंह ने ही की है, तभी वो गायब है, वरना तो वो अपनी पत्नी की हत्या और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लेकर सीधे थाने ही पहुंचता। तो पुलिस जो है मिंटू सिंह को ढूंढ रही थी, मिंटू सिंह का कोई पता नहीं था। अब पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद लेने का फैसला किया। पुलिस ने नया गांव का वो जो लोकेलिटी है उस लोकेलिटी के सारे सीसीटीवी फुटेज जो है वो चेक करने शुरू किए। साथ ही मिंटू सिंह का नंबर कलेक्ट करके उसको रडार पर लगाया, सर्विलांस पर लगाया, ताकि ये पता चल सके कि वो है कहाँ। और इस कोशिश में पुलिस को कामयाबी मिली और ये पता चला मोबाइल फ़ोन जो है उसका दादर रेलवे स्टेशन पर उसी वक्त दिख रहा था जिस वक्त पुलिस की टीम नया गांव पहुंची थी। पुलिस ने देर नहीं की, फ़ौरन एक टीम को जो दादर के करीब थी उसको दादर रेलवे स्टेशन भेजा गया और वहाँ से मिंटू सिंह को पुलिस ने पकड़ लिया। अब क्या मिंटू सिंह ही कातिल था? पति नहीं जान ली थी। मिंटू सिंह से जब पूछताछ हुई तो उसने इधर उधर बरगलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब सख्ती हुई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने मान लिया कि हाँ, उसी ने अपनी बीवी अंजलि की हत्या की थी। अब सवाल यह है कि अंजलि की हत्या क्यों की और इस तरह से उसने लाश को कैसे ठिकाने लगाया, इसमें किसने उसकी मदद की, मोटिव क्या है, ये सारी बातें अब पुलिस को उससे पता करनी थी। पुलिस उसे पकड़कर थाने लेकर आई और उससे जब पूछताछ हुआ तो पता चला कि उसकी उम्र जो है वो 31 साल की है। बीवी की उम्र 23 साल, पति की उम्र 31 साल। एक अच्छा खासा गैप भी है। और दुनिया जितनी तेज़ी से आजकल आगे बढ़ रही है, मुझे तो लगता है कि 23 और 31 के बीच में सिर्फ एज का ही नहीं बल्कि जनरेशन का भी गैप हो जाता है। तो खैर, ये कुछ ऐसा ही मामला था। मिंटू सिंह जो है वो अपनी पत्नी अंजलि पर शक किया करता था। अंजलि थोड़ी खुश मिजाज और आज़ाद ख्याल किस्म की लड़की थी, लोगों से मिलती जुलती थी, बातचीत करती थी।
लेकिन मिंटू को ये बात पसंद नहीं थी और मिंटू को लगता था कि उसकी बीवी अंजलि जो है किसी और आदमी से, किसी और लड़के से इन्वॉल्व है। इसी बात को लेकर उसकी अक्सर अपनी बीवी से लड़ाइयाँ हुआ करती थी, झगड़े हुआ करते थे। और इसी क्रम में मिंटू और अंजलि की पिछले महीने 24 तारीख को यानी 24 मई 2023 को अचानक घर में बड़ी तेज़ लड़ाई हो गई। और ये लड़ाई कुछ इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मिंटू सिंह ने अंजलि सिंह को गले से पकड़कर ज़ोर से धक्का दे दिया और वो धक्का उसके लिए फेटल साबित हुआ। अंजलि सीधे जाके दीवार से टकराई और इतनी ज़ोर से टक्कर लगी उसकी सिर के पिछले हिस्से में कि अंजलि वहीं गिरी और वहीं उसकी मौत हो गई घर के अंदर। कुछ मिनटों के अंदर सिर्फ मिंटू सिंह के गुस्से ने उसकी बीवी की हत्या करा दी, उसके हाथों उसकी बीवी का कत्ल करा दिया। अब अंजलि सिंह की जान जा चुकी थी, मिंटू अभी भी गुस्से में था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब कैसे इस मामले में आगे बढ़ा जाए, पुलिस के शिकंजे में आने से कैसे बचा जाए। फिर उसने अपने बड़े भाई से कांटेक्ट किया जिसका नाम है चुनचुन सिंह। मिंटू सिंह और चुनचुन सिंह ये दोनों जो है वो बिहार के रहने वाले हैं, सीतामढ़ी के। मुंबई में रहकर कामकाज करते थे। बड़े भाई को जब छोटे भाई का फ़ोन गया और बताया कि मैंने अपनी बीवी को मार दिया है तो बड़े भाई के भी हाथ पांव फूल गए, लेकिन वो अपने छोटे भाई की मदद करने के लिए वहाँ आया और फिर दोनों भाइयों ने मिलकर उस लड़की की यानी अंजलि की लाश के टुकड़े किए। सबसे पहले सिर को काट कर अलग किया, धड़ हाथ पांव के भी टुकड़े किए और फिर धड़ हाथ पांव इन सारी चीज़ों को एक सूटकेस में, बड़े से नीले रंग के सूटकेस में पैक किया और लेकर अपने घर से निकले ठिकाने लगाने के लिए। लाश का जो सिर है, कटा हुआ सिर, वो भी अपने साथ लेकर गए और मौका देखकर वहीं उत्तान सी बीच के पास खाड़ी में इन्होंने उस सूटकेस को ठिकाने लगा दिया, वहीं फेंक दिया। इस बात को उन्होंने पूरा ख्याल रखा कि सूटकेस में ऐसी कोई भी चीज़ न चली जाए जिससे अगर सूटकेस खुले तो लोगों को इस लड़की की या अंजलि की पहचान पता चले। खासकर जो सिर है उन्होंने उसको काट कर बिल्कुल अलग समंदर के काफ़ी दूर ले जाकर फेंक दिया था। तो ऐसे में उनको पूरा यकीन था कि सिर तो बरामद होने से रहा। अब सूटकेस से अगर लाश बरामद भी हो जाती है, चूँकि सिर कटी लाश है, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क वहाँ है नहीं, तो कोई जो है उसे कभी ढूंढ भी नहीं पाएगा। ऐसा ही हुआ। पुलिस को शुरू में जो है इस मामले को सॉल्व करने में, आगे बढ़ने में बड़ी दिक्कत हुई क्योंकि सिर जो है पुलिस को मिल नहीं रहा था और धड़ में ऐसा कोई निशान था नहीं जिससे पुलिस कातिल तक पहुंचती। लेकिन वो जो एक टैटू था भगवान के नाम का, भगवान के प्रतीक चिन्ह का, वो टैटू जो है वो बड़ा कारगर साबित हुआ। उस टैटू की वजह से अंजलि की पहचान हो गई और उसी टैटू ने कड़ी दर कड़ी इन कातिलों का पता दिया। छोटे भाई जो पति था जिसने कत्ल किया था उसका भी, और बड़ा भाई जिसने लाश और सबूत मिटाने में छोटे भाई की मदद की उसका भी। पुलिस ने दोनों भाइयों को एक एक करके गिरफ्तार कर लिया और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ये गिरफ्तारी जो है 24 घंटे के अंदर हो गई। यानी पुलिस ने कितना स्विफ्ट एक्शन लिया, कितनी तेज़ी से पुलिस ने इस मामले की जांच की। 2 जून को इस मामले के सामने आने के बाद ये अपने आप में जो है एक करिश्मा है और ऐसी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के लिए वाकई पुलिस वालों के लिए जो है वो दिल से दुआएं निकलती हैं और खुलकर तारीफ़ करने का भी मन करता है। तो ये था मामला जिसे मुंबई पुलिस ने सुलझाया। एक और अहम बात इस केस से जुड़ी हुई वो ये कि अब भी अंजलि का सिर पुलिस बरामद नहीं कर सकी है। कातिलों ने ये बताया है कि सिर उन्होंने समंदर के अंदर काफ़ी दूर फेंक दिया था। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि समंदर में रहने वाली मछलियों और जानवरों का शायद वो सिर जो है वो निवाला बन चुका हो, गायब हो चुका हो, शायद ही अब वो बरामद हो। लेकिन धड़ रिकवर हो चुका है, कातिलों की पहचान हो चुकी है, डेड बॉडी की पहचान हो चुकी है। जाहिर है पुलिस इस मामले में डीएनए एग्जामिनेशन भी कराएगी, अंजलि के परिवार वालों से उसके डीएनए बैंड्स की मैचिंग के बारे में कोशिश करेगी और डीएनए बैंड के मैच होते ही ये केस पूरी तरह से कंक्लूसिव हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि जो भी गुनहगार हैं उनके बचने की फिर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो खैर, हैट्स ऑफ टू मुंबई पुलिस जिन्होंने इस मामले को सुलझाया और महज एक टैटू की वजह से कत्ल का एक ब्लाइंड मर्डर पुलिस ने सॉल्व करने में कामयाबी हासिल की। तो आज की कहानी यहीं तक। मैं इससे पहले कि अपने इस एपिसोड को ख़त्म करूं, आइए जो प्रीवियस एपिसोड है जिसमें आप लोगों ने अपनी बात रखी थी उसमें जो कुछ कमेंट्स आपने किए थे, कुछ कमेंट्स और कुछ लोगों के नाम पढ़ता हूं। वो घटना जो है वो मेरठ की थी जिसमें एक फीमेल लॉयर की हत्या हुई थी। क्यों हत्या हुई, कैसे वो हत्या हुई, पुलिस ने कैसे इन्वेस्टिगेशन करके उस केस को सॉल्व किया, अगर आप जानना चाहते हैं तो क्राइम तक में प्लेलिस्ट में सुप्रतिम से सुनिए का जो प्लेलिस्ट बना है नया, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उस स्टोरी को सुन सकते हैं। वो कहानी भी अपने आप में जानने लायक है, सुनने समझने लायक है और कैसे इस तरह की घटनाओं से बचा जाए, अपने आप को भी अपराध में
इन्वॉल्व होने से रोका जाए, उस कहानी को सुनकर इस बात का मैसेज जो है वो ज़रूर कन्वे होगा। तो आइए फीड मेनोपेस्ट प्लैनेट इस तरह से एक आईडी है, तो नाम मैं एग्जैक्टली नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन ओके, इन्होंने, ये योगिता हैं साइप्रस से, इन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है। इन्होंने लिखा है कि आई लाइक योर वॉइस क्वालिटी एंड टू हियर the true stories from you while doing my work at home. I hear your videos because I don't get time to sit and watch. खैर, साइप्रस से हमारी दर्शक हैं योगिता जी, ये रेगुलर हमें देखती हैं और इन्होंने, मेरे ख्याल से मैंने पहले तो इनका कमेंट नहीं पढ़ा, शायद पहली बार ही इन्होंने कमेंट किया है, लेकिन इन्होंने जो कॉम्प्लीमेंट दिया है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू योगिता, थैंक यू वेरी मच। मामूनी बोरगोहां जी रेगुलर कमेंट करती हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद। मेहताब इद्रीशी जी का भी कमेंट आया है। रामी के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है। प्रसाद के शीर सागर, ऐसा नाम है, तो बिल्कुल हाँ, प्रसाद क्षीर सागर के नाम से हैं और ये महाराष्ट्र रत्नागिरी से हैं। इन्होंने अपने आप को मेरा फ़ैन और शुभचिंतक बताया है। थैंक यू वेरी मच। कोई जब कहता है ना कि मैं आपका फ़ैन हूँ तो मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आप ही जैसा इंसान हूँ, कोई मेरा फ़ैन कैसे हो सकता है। तो वो जो स्टारडम वाली बात है ना, या एक सेलिब्रिटी फीलिंग वाली बात है, तो मुझे वो बड़ी अटपटी सी लगती है अपने ऊपर सुनते हुए, या कोई जब इस तरह की बात लिखता है तो एनीवे, लेकिन मैं आप लोगों के इमोशंस का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं चाहे किसी काबिल रहूँ या ना रहूँ, लेकिन आप लोग जो इतना अप्रिशिएट करते हैं और मतलब अपने आप को फ़ैन तक बता देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये मतलब हो सकता है कि ऊपर वाले का बड़ा आशीर्वाद हो, मेरे माता पिता का भी आशीर्वाद मुझ पर है, जिसका ये असर है कि आप लोग मुझे इतना पसंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सुप्रतिम सर। प्लेलिस्ट के लिए शम्स सर के बाद सिर्फ सुप्रतिम सर ही हैं, इन्होंने लिखा है, लेकिन इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। पबजी मोबाइल के नाम से समथिंग इनका आईडी है। प्रज्वल घिमिरे जी रेगुलर कमेंट करते हैं, थैंक यू वेरी मच प्रज्वल आपके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। अशोक पटेल, इन्होंने लिखा है कि मैं एक किसान हूँ, दिन में तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन डेली रात को आपकी स्टोरी सुनता हूँ। क्या बात है। किसान कोई जब अपने आप को बताता है तो आंखों के सामने फिर हरे भरे खेत, हल, गाँव, बैल, ये सारी चीज़ें जो है वो चलने लगती है। अली इमरान जी, इन्होंने बेस्ट स्टोरी टेलर लिखा है, थैंक यू वेरी मच। विश्वजीत जी ने भी अपनी बात रखी है, इन्होंने लिखा है कि मैं अक्सर अपनी स्टोरी में कहता हूँ वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। तो इन्होंने मेरे ख्याल से पहले भी ये कमेंट किया था, लेकिन इन्होंने ये कमेंट अभी फिर से किया है। खैर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, तो मुझे लगता है मैं जो है भूलवश प्लेलिस्ट में जो लेटेस्ट स्टोरी है वो ऐड नहीं हुआ है और मैं वो पढ़ता जा रहा हूँ, पुराने स्टोरी के कमेंट पढ़ता जा रहा हूँ। तो नई स्टोरी के कमेंट पढ़ता हूँ, रुकिए। नई स्टोरी जो है वो मेरठ की नहीं थी, बल्कि एक फॉरेन की स्टोरी थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि किस तरह से एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन की वजह से एक लड़का बहुत ज़्यादा परेशान था। हालांकि उस स्टोरी को लेकर कुछ कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले, लोगों ने अच्छी तरह से उसको सुना, समझा भी, लेकिन बहुत सारे लोगों को वो स्टोरी नरेशन थोड़ा रिपीटेटिव और बोरिंग भी लगा। तो खैर देखिए, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, कभी कभी मुझसे भी गलतियाँ भी होती हैं और कमियाँ भी रह जाती हैं, तो आप सबसे गुजारिश है कि उन चीज़ों को इग्नोर कीजिए जो बातें आपको बुरी लगे। मामूनी बोरगोहां जी का भी कमेंट है, बहुत स्वागत है आपका। इकराम आलम जी, इन्होंने लिखा है कभी पुलिस से पाला तो नहीं पड़ा, लेकिन मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि इन दो जगहों पर जाने से भगवान बचाए, एक पुलिस और दूसरा डॉक्टर, यानी हॉस्पिटल और थाना। बिल्कुल इनकी बात सही है, जो लोग भी इनके पास जाते हैं जाहिर है परेशानी में ही जाते हैं। हालांकि पुलिस और डॉक्टर जो है वो लोगों की मदद तो ज़रूर करती है, लेकिन ऑब्वियसली क्राइसिस के मौके पर ही इंसान जाता है, तो इंसान जाना नहीं चाहता है। मणि परमार जी का कमेंट है। राधा रवि शुक्ला जी ने भी अपनी बात रखी है, बहुत स्वागत आपका। अरनेंदु जी का कमेंट है। अनीता दाहिया जी ने अपनी बात रखी है। शुभम भारद्वाज जी हैं। मरियम जी कमेंट करती हैं। उमेश भुइया जी, इन्होंने भी कमेंट किया है, इन्होंने लिखा है कि बिल्कुल सही सर, पुलिस किसी की नहीं होती। खैर, मोहम्मद अफजल हुसैन साहब का भी कमेंट आया है। बिंदिया भट्ट भाटिया जी ने स्टोरी को वेरी डिफरेंट कहा है। बिल्कुल, ये मैं भी मानता हूँ, जो कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई थी कल, वो कहानी बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि उस तरह की कहानी आमतौर पर सुनने को नहीं मिलती है। मर्डर मिस्ट्रीज़ और क्राइम इन्वेस्टिगेशन तो हम सुनते हैं, लेकिन वो कहानी ऐसी थी जिसमें पुलिस एक आदमी के बारे में बड़ी खुफिया तरीके से जानकारी जुटा रही थी, और वो आदमी पुलिस के इस एक्टिविटी के बारे में जान गया था और बहुत घबरा रहा था, डर रहा था। क्या थी वो कहानी? अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ क्राइम तक में थोड़ा सर्च करके देखिए। वो कहानी अभी प्लेलिस्ट में इंक्लूड नहीं हुई है, मैं कोशिश करूँगा कि इंक्लूड हो जाए, अदरवाइज़ आप वीडियो सेक्शन में जाकर स्क्रॉल डाउन करके तो देख ही सकते हैं। आशीष जी का भी कमेंट आया है। लोक थापा जी रेगुलर कमेंट करते हैं। भगवती छेत्री जी, इन्होंने भी कमेंट किया है। किम जोंग
समथिंग है, वेरी नाइस वॉइस सर इन्होंने लिखा है, थैंक यू वेरी मच। मैं आपने चूंकि नाम नहीं लिखा है तो मैं नाम तो नहीं पढ़ पाया, आईडी से मैं आपका नाम रिट्रीव नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया। विजेंद्र सिंह जी का भी कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। मौलाना निसार अहमद नागपुरी जी ने भी कमेंट किया और उन्होंने कहा कि रात 11 बजे वारदात में वो मेरी आवाज़ सुनते हैं और वो प्रोग्राम में जान फूंक देने वाली बात होती है। क्या बात है, यू हैव मेड माई डे नागपुरी साहब, थैंक यू वेरी मच। अशोक पटेल जी ने भी अपनी बात रखी है। प्रदीप भाम्बू जी रेगुलर कमेंट करते हैं। यूवी सेक्स के नाम से एक आईडी है, इन्होंने लिखा है राहुल गढ़वाल, ओके, इनका आज बर्थडे है जिस रोज़ मैं ये कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मंडे को आप ये देखेंगे। बेसिकली इन्होंने पहले ही बताया था और मैंने उनको विश किया था जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश हैं। अली ने भी अपनी बात रखी है, बहुत स्वागत है आपका। इनका कहना है कि पुलिस से दोस्ती और दुश्मनी दोनों बुरी होती है। मतलब ये एक देखिए कहावत है, मैं इस चीज़ को 100% एग्री तो नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ दुश्मनी तो खैर बुरी होती ही है। मृदुल्ला महाजन जी ने भी अपना कमेंट किया है। सुरेश परिहार जी, मनीष कुमार मांडवी जी ने भी अपनी बात रखी है। रिजवाना परवीन जी हैं, विजय बोलिया जी हैं, कविराज हैं शायद। वेरी बैड एक्सपीरियंस, गॉड सेव फ्रॉम देम। अच्छा, पुलिस के बारे में इन्होंने कहा है। कीप स्माइलिंग गुड वाइब्स के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने लिखा है। और खैर सलीम सैयद जी ने कमेंट किया और उन्होंने बताया कि उनके परिवार में पुलिस में लोग हैं और वो अपने कर्तव्य को लेकर जो है बहुत ही सिंसियर होते हैं। संदीप जी का भी कमेंट है, उन्होंने नाइस स्टोरी सर लिखा है। बहुत सारे और भी दर्शकों ने कमेंट किया है। सारे लोगों के कमेंट नहीं पढ़ सकता एक ही दिन एक ही बार में, तो आप सबसे गुजारिश है कि कमेंट करने का और अपनी बातें मुझ तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखिए। सबसे बात करता रहूँगा, जवाब देने की कोशिश करूँगा और हम लोगों का ये जो 2 वे कम्युनिकेशन है ये आगे भी यूँ ही चलता रहेगा। फिलहाल आप सबको छोड़े जाता हूँ। बहुत बहुत अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।